Hello everyone. I am here with a new video, and this video is on one of the famous feminist, and that is Elaine Schuelter, right? आपने कहीं ना कहीं मे बी इनका नाम सुना होगा, अगर आपने कभी ना कभी फेमिनिज्म पढ़ा होगा, अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि शायद एलेन शुएल्टर जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, और नहीं भी पता है तो ये टेक्स्ट नहीं, एक्चुअली ये वीडियो में आपको वो पूरी तरीके से मैं वो जानकारी दे दूंगी। सो बिना कोई डिले के साथ शुरू करते हैं, कौन है ये और कौन कौन सी टर्म है जो इनसे रिलेटेड है, कौन कौन सी वर्क है एलेन की जो हमें देखना है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट कि एलेन शुएल्टर, जिनका बर्थ 1941 में हुआ, शी वॉज बॉर्न विद अ डिफरेंट नेम एंड दैट इज एलेन कॉटलर, राइट? आगे जाके इनका नाम चेंज होता है। एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है जो अपने क्रिटिसिज्म फेमिनिज्म को लेकर सबसे ज्यादा जानी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म से ही एसोसिएटेड है और इनका कोई और फील्ड नहीं रहा है, इनका बिल्कुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कल्चरल स्टडीज कभी पढ़े होंगे, अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हो, यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हो या फिर गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कल्चरल स्टडीज का नाम सुने ही होंगे। तो कल्चरल स्टडीज में भी एलेन शुएल्टर का नाम जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। In fact, she is a woman. Actually, she is a woman who is related to a lot of social issues that is related to female. चाहे वो उनकी मेंटल इशू हो जाए या फिर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी में या फिर लिटरेचर में जो चलती आई है या थी या अभी कंटेम्प्रेरी है, वो सारी चीजें हमारी एलेन शुएल्टर ने कवर अप कर चुका है अपने बहुत सारे क्रिटिसिज्म और बहुत सारे वर्क के थ्रू। One of the pioneer and who influenced the feminist literary criticism in US. अगर US में किन्होंने अगर feminist literary criticism का एक बड़ा सा माहौल बनाया है तो वो हमारे कोई और नहीं बल्कि एलेन शुएल्टर है। Now इन्हें जब भी इनकी नाम ली जाती है, और यूजीसी नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन भी रह चुका है जो कि बार बार रिपीट होता है कि हु इज दैट क्रिटिक जिन्होंने गाइनोक्रिटिक जैसे टर्म या फिर गाइनोक्रिटिसिज्म जैसे टर्म को इजाद किया या इन्वेंट किया या फिर उन्होंने दिया, एंड दैट इज नो वन एल्स बट एलेन शुएल्टर। तो ये सारी क्या टर्म है, क्या चीजें हैं, ये हम लोग बिल्कुल जानेंगे, इसी क्लास में जानेंगे। सबसे पहले वो चीज को देख लेते हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है और नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज गाइनोक्रिटिक्स। ओके, गाइनोक्रिटिक्स क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस इन गाइनोक्रिटिक्स एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक, राइट? और फेमिनिज्म क्रिटिक। फेमिनिज्म क्रिटिक में हम लोग जनरली जो है वो फीमेल को एज अ रीडर देखते हैं, बट गाइनोक्रिटिक में हम लोग क्या देखते हैं? फीमेल एज अ राइटर और वुमेन एज अ राइटर, राइट? वो सारी वुमेन जो कि कहीं ना कहीं अपने राइटिंग करियर से आगे बढ़ी है या फिर उन्होंने लिखा है, तो उस चीज को हम लोग गाइनोक्रिटिसिज्म बोलते हैं और वो सारे राइटर को हम लोग गाइनोक्रिटिक बोलते हैं। इट्स अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट आर बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट? पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल। क्योंकि अब तक में जो भी लिटरेचर चलते आई थी वो मेल सेंट्रिक ज्यादा थी, राइट? मेल सेंट्रिक ज्यादा थी और कहीं ना कहीं फीमेल राइटर्स को एक तरीके से अवॉइड किया गया है, एटलीस्ट कभी ना कभी। आज हम लोग उन्हें जाने, बट उनके बर्थ टाइम में तो कई बर्थ या फिर जब भी वो जिंदा थी और वो सारे वर्क को लिख रही थी, पब्लिश कर रही थी, तो उन्हें एक तरीका इग्नोरेंस मिला। उसी चीज को निकाल कर स्टडी करना, वही सारे वुमेन राइटर्स को स्टडी करना और उनके करियर को डिफाइन करना, उनके राइटिंग को डिफाइन करना इज और गाइनोक्रिटिक्स और गाइनोक्रिटिसिज्म। Described this term at its best in her work called Towards a Feminist Poetics, जहाँ पे इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये कोटेशन है जो कि गाइनोक्रिटिसिज्म या गाइनोक्रिटिक्स को डिफाइन किया गया एलेन शुएल्टर के द्वारा, जो मैं पढ़ती हूँ और पढ़ कर आपको समझाती हूँ। So the quotation goes like, the program of gynocritics is to construct a female framework for the analysis of female literature। कि जो प्रोग्राम है या फिर जो मेन फोकस है gynocritics का, वो ये है कि फीमेल फ्रेमवर्क को कंस्ट्रक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी फीमेल राइटिंग को या वुमेन लिटरेचर को या फीमेल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू लिटरेचर को अवॉइड किया गया है। टू डेवलप न्यू मॉडल्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस, यानी जो भी फीमेल एक्सपीरियंस किया है अपने पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ या फिर जो भी लाइफ उनकी रिलेटेड है, प्रोफेशनल लाइफ, तो जो भी चीजों को इग्नोर किया है तो उस चीजों को आगे लेकर आना, उनके एक्सपीरियंस को दिखाना और उस पर एक नया मॉडल लिटरेचर में और क्रिटिसिज्म में डेवलप करना, rather than to
टू अडॉप्ट मेल मॉडल्स, यानी जो मेल लोगों ने जो भी किया या फिर जो मेल राइटर्स है या फिर मेल राइटर्स के द्वारा लिखी गई क्रिटिसिज्म है या फिर मेल राइटर्स के द्वारा लिखी गई उनकी वर्क है, उसमें भी जो पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो भी मॉडल्स दिखाया गया है या फिर जो भी मॉडल्स बनाया गया है मेल सेंट्रिक है, उस चीजों को अडेप्ट नहीं करना, यानी उस चीजों को लेकर उसी चीजों को कॉपी नहीं करना या फिर उसी चीजों को फॉलो नहीं करना, बल्कि एक अपनी आइडेंटिटी एक नए मॉडल के साथ एक नई थियरी के साथ बनाना। Gynocritics began at the point when we free ourselves from the linear absolute male literary history। जब हम लोग मेल लिटरेरी हिस्ट्री से यानी लिटरेचर में जो मेल सेंट्रिक हिस्ट्री रहा है उस चीज से फ्री कर देते हैं, तो उसी पॉइंट से जो है हमारा गाइनोक्रिटिक्स जो है टर्म या फिर वो फीलिंग वो चीजें जो है वो शुरू हो जाती है। स्टॉप ट्राइंग टू फिट वुमेन बिटवीन द लाइंस ऑफ मेल ट्रेडिशन। अगर हम लोग वुमेन को मेल ट्रेडिशन में जबरदस्ती डालना या फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें बंद कर देना चाहिए, और जैसे ही ये चीजें बंद होगा तो गाइनोक्रिटिसिज्म वहां से आएगा, गाइनोक्रिटिक वहां से शुरू होगी। एंड फोकस इंस्टेड ऑन द न्यूली विजिबल वर्ल्ड ऑफ फीमेल कल्चर, और फीमेल कल्चर जो कि जहाँ पे फीमेल का कल्चर फीमेल का ट्रेडिशन और जो भी चीजें होगी वो फीमेल सेंट्रिक होगी, तो उसी चीज पे फोकस करना, दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज अगेन योर गाइनोक्रिटिक्स। तो आई होप ये टर्म ये क्लियर आपकी हो गई होगी। हाँ, एक-एक करके हम लोग एलन शेल्टर के वर्क पे आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क उनका कहलाता है दैट इज टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गाइनोक्रिटिक्स का जो टर्म है यहीं से फेमस हुआ है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 फेज डिविजन जो है वो वुमेन लिटरेचर का आपको देखने को मिलेगा। इसका एक और नाम भी है, दैट इज वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स राइटिंग एंड राइटिंग अबाउट वुमेन, जो कि इस वर्क का नाम है। 1979 में ये वर्क आया था। इसमें वुमेन लिटरेचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है या फिर 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है फेमिनाइन, दूसरा फेमिनिज्म और तीसरा फीमेल होता है। ये तीनों की अपनी एक फेज है, तीनों का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, और तीनों जिस एज के हिसाब से जो जो चीजें हुई है वो हम लोग देखते हैं। पहला है फेमिनाइन। फेमिनाइन जो फेज था वो 1840 से लेके 1880 तक चला, क्योंकि विमेन क्या हो रही है, विमेन जो है अब इक्वल राइट्स मांग रही है, इक्वल चीजें जो भी मेन कर रहे हैं विमेन क्या करी, विमेन बोल रही वी आल्सो वांट टू हैव द सेम। सो विमेन रोट इन एफर्ट टू इक्वल द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ मेल कल्चर की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी 1840 से 1818 का फेज जो रहा है, इसमें जितनी भी फीमेल राइटर है वो क्या कर रही थी, मेन के शूज में फिट होने की कोशिश कर रही थी। यानी जो भी मेन का अचीवमेंट था या मेन का इंटेलेक्चुअल लेवल था या मेन का जो राइटिंग कल्चर या ट्रेडिशन रहा है, वुमेन उस चीज को क्या कर रही थी, उसके बराबर या फिर उनके शूज में फिट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी सेम राइटिंग स्टाइल अपने राइटिंग में उन्होंने डाला है and internalized its assumptions about female nature। और वो कहीं ना कहीं वो जो भी चीजें फीमेल पे लिख रही है वो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव मेल का वो डाल रही है, क्योंकि अगर वो मेल के लिटरेचर को फॉलो कर रही है, मेल के कल्चर को फॉलो कर रही है, मेल के ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका पोर्ट्रेयल रिलेटेड टू वुमेन जो रहा है वो भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो फेमिनाइन फेज में ये होता है कि जितनी भी वुमेन राइटर्स है दे वर एक्चुअली फॉलोइंग or somewhere they were getting equal, putting effort to be equal as the intellectual level or achievement or the culture or the writing tradition of male, यानी मेल के बराबर वो होने की कोशिश कर रही है। योर फेमिनिस्ट फेज जो है वो 1880 में शुरू होती है और 1920 तक ये फेमिनिस्ट फेज चलती है। इसमें क्या है, पहले वाले फेज में क्या हो रहा था, फेमिनाइन फेज में, कि फीमेल वो फिटिंग इन द शूज ऑफ व्हाट, फिटिंग इन द शूज ऑफ मेल, जो भी मेल कर रहे हैं वही चीजें वो कर रही थी, स्पेशली रिलेटेड टू राइटिंग एंड लिटरेचर। और फेमिनिस्ट फेज में क्या होता है कि वो प्रोटेस्ट कर रही है, मेल के कल्चर को प्रोटेस्ट कर रही है, मेल के ट्रेडिशन को प्रोटेस्ट कर रही है, मेल फॉर्म ऑफ राइटिंग को प्रोटेस्ट कर रही है। यानी यहाँ पे उनके फॉलो नहीं करना है बल्कि उनके अगेंस्ट जाना है, उनके अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट जाना है, उनके वैल्यू के अगेंस्ट जाना है, और वो खुद के राइट का डिमांड करती है, खुद के वैल्यू का डिमांड करती है। यानी एक में क्या था, equal as men, right? दूसरे में क्या है, दूसरे में है क्या कि we are equal, but मुझे एक अलग राइट चाहिए, मुझे एक अलग वैल्यू चाहिए, और वो राइट और वो वैल्यू लेने के चक्कर में क्या हो गया कि मेल के वैल्यूज और राइट्स को पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, उन्हें डिसलाइक
कर रही है। देन थर्ड आता है फीमेल फेज, और फीमेल फेज जो है वो अभी भी चल रहा है, ये करंट सिनेरियो में भी आपको देखने को मिलेगी। फीमेल फेज में क्या है, बेसिकली इट इज अ फेज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, राइट। यहाँ पे फीमेल जो है वो खुद को समझती है और रियलाइज करती है कि वी एज एन इंडिविजुअल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेल, राइट, कि हमारा जो रेस है वो मेल रेस से टोटली डिफरेंट है। वी कैन नॉट फिट इन द शू ऑफ मैन, और अगर मुझे अपने राइट्स को चाहिए, अपने वैल्यूज के को मुझे लेना है, चाहे इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर या फिर इन टर्म्स ऑफ अ नॉर्मल लाइफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मेल सेंट्रिक वर्ल्ड को अपोज करें। मेल सेंट्रिक वर्ल्ड को तो डेफिनेटली अपोज करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेल वैल्यूज और अंडरस्टैंडिंग को अपोज या प्रोटेस्ट करे। यानी यहाँ पे फीमेल जो फेज होता है, इसमें rather than following or protesting male values, they are understanding the male values, and at the same time they are on that phase, on the verge of having the having a realization of self, that we are totally different and we have our own identity, our own right. इसमें काफी अच्छा quotation जो कि एलेन श्वेल्टर का है, जो मैं यहाँ पे डाली हूँ। Women इस फेज में क्या हुआ, यानी फीमेल का मतलब वो क्या बताती हैं, Women reject both imitation and protest, कि जो फर्स्ट वाली यानी फेमिनाइन में जो इमिटेट कर रही थी मेल को, और फेमिनिस्ट वाले में जो कि प्रोटेस्ट करती है, वो दोनों ही चीज को यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। टू फॉर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी, क्योंकि कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहे हो यानी आप डिपेंडेंट भी हो, और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब भी क्या है, आप कहीं ना कहीं मेल की तरफ आप डिपेंडेंट भी हो। तो जो दोनों ही वे में अगर फीमेल डिपेंडेंट हो रही है, वो दोनों ही चीज को इस चीज में रिजेक्ट किया जाता है, एंड टर्न इंस्टेड टू फीमेल एक्सपीरियंस एज द सोर्स ऑफ ऑटोनमस आर्ट, कि अगर आर्ट को मुझे दिखाना है तो हमें अगर मैं एज अ फीमेल में आर्ट को डिफाइन कर रही हूँ, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस को डिफाइन करना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस को लिखना पड़ेगा, rather than having any perspective of man या फिर opposing the perspective of man. Extending the feminist analysis of culture to the forms and techniques of literature, यानी जो भी फॉर्म हो गया या कल्चर हो गया या फिर टेक्निक हो गया, ट्रेडिशन हो गया, उसमें हम लोग क्या करें, उसमें हम लोग फेमिनिस्ट एनालिसिस या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं, राइट। सो फीमेल में क्या हो गया, फीमेल में फेमिनाइन और फेमिनिस्ट दोनों को रिजेक्ट किया जाता है, और उसमें अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ डिस्कवरी पे बिलीव किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है फीमेल मैलिडी, विमेन मैडनेस कल्चर 1830 टू 1980। इसमें क्या होता है, एक हिस्टीरिया नाम का एक टर्म दिखेगा। इस टर्म को डिफाइन किया जाता है और बोला जाता है कि पुराने समय में विमेन, क्योंकि वो घर के काम में काफी ज्यादा सराउंडेड रहती थी, साथ ही साथ उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, घर को देखना है, घर को संभालना है, और कहीं ना कहीं उस सारी चीजों में वो भूल जाती थी खुद को, और इसी की वजह से वो डिप्रेशन और एक लो फेज से गुजरती थी, एक एंजाइटी और एक नर्वसनेस उनके अंदर होता था। तो उस समय डिप्रेशन ना बोलकर उन्हें बोला जाता था फीमेल मैडनेस या फीमेल इलनेस। मैलिडी का मतलब क्या होता है, इलनेस, फीमेल इलनेस। तो इसी चीज को हिस्टेरिया का टर्म दिया गया है ना। इसी चीज को, ये जो फीमेल इलनेस जो इतने सालों से बोला जा रहा था, इसी चीज को वो स्टडी करती है एलेन श्वेल्टर, और डिफाइन करती है कि पहले इस चीज को फीमेल मैडनेस एंड फीमेल के डिप्रेशन को फीमेल मैडनेस, कि वो पागल हो चुकी है, वो ठहराया जाता था, और आज हम लोग इसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो यही सारी चीजें, यानी फीमेल का जो इलनेस रहा है, फीमेल का जो डिप्रेशन रहा है, फीमेल का जो लो फेज रहा है, तो वही चीजों को वो स्टडी करती है फ्रॉम द वेरी पर्सपेक्टिव फ्रॉम द वेरी पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल। हाउ कल्चरल स्टडीज, किस तरीके से कल्चरल स्टडीज जो है इस डेफिनेशन को, यानी हिस्टेरिया और ये मैडनेस डेफिनेशन को शेप करता है, उसे एक आइडेंटिटी देता है, चाहे वो विक्टोरियन एज से, और वो कहाँ से कहाँ तक का स्टडी करती है, विक्टोरियन एज से लेके प्रेजेंट सिनेरियो तक का वो स्टडी करती है। नेक्स्ट है हिस्टोरीज, हिस्टेरिकल एपिडेमिक्स इन मॉडर्न मीडिया, जो कि 1997 में आया था। इसमें आपको देखने को मिलेगा, हिस्टेरिया का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, मैंने आपको समझा दिया, इमोशनली चार्ज्ड बिहेवियर दैट आर आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जनरली जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता है वो किस तरीके का फीलिंग फेस कर रहे होते हैं, या फिर इमोशनली वो उनके अंदर क्या चीजें चल रही है। ऐसा लगता है कि सारी चीजें, उनकी खुद की फीलिंग्स उनके हाथों से बाहर जा चुकी है। एग्जैक्टली सेम अगर फीमेल ये चीज को फेस करती थी, तो वो ठहराया जाता था कि वो फीमेल जो है वो पागल हो चुकी है, वो फीमेल मैडनेस ठहराया जाता था। एलन सेज दैट हिस्टीरिया इज अ मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन है, ट्रेडिशनली डिफाइन एज फेमिनिन। ट्रेडिशनली ये चीजों को बस फीमेल से जोड़ा गया है कि फीमेल ही पागल हो जाती है, मेल पागल नहीं होते। नाउ आज वो चीज को डिप्रेशन बोला गया है मेडिकल टर्म में।
यहाँ पे दो टर्म है जो आपको देखना है. फर्स्ट इज हिस्टेरिकल एपिडेमिक एंड सेकंड इज इमेजिनरी इलनेस. हिस्टेरिकल एपिडेमिक मतलब क्या हो गया कि साइकोलॉजिकल वे में भी ये चीजें अफेक्ट हो रही है और फिजिकल वे में. बोलते हैं ना कि डिप्रेस जो लोग होते हैं उन्हें फिजिकल, एक तो मेंटली वो सफर करते हैं और फिजिकली भी सफर करते हैं. यानी कि जो अनहैप्पी लाइफ है वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों वे में इफेक्ट कर रही है. और ये ज्यादा फीमेल को देखा गया क्योंकि उन्हें लिमिटेड वे में रखा जाता है, उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिलता है. इमेजिनरी इलनेस की बात करें तो इट इज जब जब पॉपुलर मीडिया यानी मीडिया जो है वो पब्लिक के सामने ये चीजें लेजिटिमाइज कर देता है और ये चीज ठहरा देता है कि हिस्टेरिकल एपिडेमिक जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये फीमेल में एग्जिस्ट करती है, राइट. तो इसी चीज को हम लोग इमेजिनरी इलनेस बोलते हैं. वेयर पॉपुलर मीडिया saturate public with paranoid reports thus legitimize hysterical epidemics. को इतने सारे प्रूफ बता देती है कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है. यानी कुछ चीजों को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखा देती है जो लोगों को भी लगने लग जाता है कि भाई हाँ फीमेल के अंदर कुछ इलनेस है. और ये इलनेस एग्जैक्टली उस वे में उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा जो है इसे एपिडेमिक की तरह दिखाया गया था, राइट. सो इसी वजह से इसे इमेजिनरी इलनेस बोला गया है कि इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ इलनेस जो कि इंसेन कर दे रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट है, बट ट्रीटेड एज अ डिप्रेशन फेज, ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कंडीशन. यहाँ तक कि इस वे में ट्रीट किया जाता था जहाँ पे बोला जाता था कि फीमेल हैव सम ब्लैक मैजिक पावर, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में दे वर वेरी डिप्रेस्ड, राइट. सो यही सारी चीजों को हमारी एलन शोएल्टर जो है वो डिस्कस करती है. ये तीनों वर्क के अलावा और भी बहुत सारी वर्क जो है जो एलन शोएल्टर ने लिखा है, जैसे कि क्या सेक्सुअल अनार्की, जेंडर एंड कल्चरल एट द फिंडे सिकल, 1990 में आया है ये वर्क. लिटरेचर ऑफ देयर ओन ब्रिटिश वुमेन नॉवेलिस्ट फ्रॉम लेसिंग यानी ब्रॉन्टे सिस्टर्स से लेके लेसिंग, डोरिस लेसिंग तक की स्टडी हमारी एलन शोएल्टर ने किया है और फिर उस चीज को लेकर उन्होंने डिस्कस किया है. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस, इन्वेंटिंग हरसेल्फ, टीचिंग लिटरेचर. टीचिंग लिटरेचर में क्या है कि वो लिखती हैं कि किस तरीके से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लिटरेचर पढ़ाया जाए, किस तरीके से उन्हें थ्योरी पढ़ाया जाए. द सिविल वॉर यूलिया वार्ड यूलिया वार्ड जो है एक काफी अच्छी जानी मानी रही है, उन्हीं के ऊपर ये बायोग्राफी लिखी गई है. The Jury of Her Peers, it is again one of the important work. American women writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx, right? Proulx. So ये कुछ important work है. I hope कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो डू कंसिडर द पेड कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, वर्ल्ड लिटरेचर, थ्योरी और साथ ही साथ जितने भी क्लासेस है वो सबकी पीडीएफ नोट्स और आपकी क्वेश्चन आंसर राउंड भी करवाई जाएगी. लाइव क्लासेस रहेगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी, दोनों ही आपके बेनिफिट रहेगी. ये जो कोर्स है वो कौन कर सकते हैं, वो दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, CUET, गेट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दोज हु आर preparing for assistant professor examination, those who are preparing for PhD entrance, and also for CTET, STET, TGT, and PGT as well, right? So with this, I am concluding my class today. Thank you so much for joining the class. Have a great day. Have a nice day. Enjoy literature as much as you can. Thank you. Bye-bye.